माननीय अतिथिगण, विद्वज्जन, साहित्य साधक और संस्कृति प्रेमी मित्रों, साहित्य अकादमी नई दिल्ली के इस प्रतिष्ठित सभागार में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का ये आयोजन किसी नई पुस्तक के प्रकाशन का केवल औपचारिक अवसर मात्र नहीं है। ये एक ऐसे वैचारिक पाठ के सार्वजनिक उद्घाटन का क्षण है जो समकालीन मनुष्य, उसकी यात्रा चेतना और उसकी सांस्कृतिक स्मृति के बीच एक गंभीर संवाद प्रस्तावित करता है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। हम कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं और बहुत ही आदरपूर्वक मैं मंच पर अपने आज के अतिथियों को आमंत्रित करना चाहूंगी। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी आज की विशिष्ट अतिथि सुश्री कायनात काजी जी। मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक प्रसिद्ध ट्रैवल ब्लॉगर हैं। मैं साथ ही आमंत्रित करना चाहूंगी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्री व्योमेश शुक्ल जी। व्योमेश जी प्रधानमंत्री नागरिक प्रचारण सभा काशी से हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आज के अगर मैं ये कहूं कि इस कार्यक्रम के हीरो, हम सभी के मध्य, हम सबके अति प्रिय आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर। और आज जिस पुस्तक के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, गूंजे देशराग, उसे किसी एक साहित्यिक कोटि में बांधना सरल नहीं है। ये ना तो पर्यटन वृतांत है, ना आत्मकथात्मक विवरण और ना ही राष्ट्रवादी आख्यान। ये पुस्तक आधुनिक वैश्विक परिवेश में विचरती भारतीय चेतना का पाठ है। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी हमें यूरोप, रूस, पेरिस और दुनिया भर के तमाम देशों के जो स्थल हैं, पर्यटन स्थल, वहां तक ले जाते हैं अपनी कहानियों के माध्यम से। लेकिन हर यात्रा का वैचारिक जो निष्कर्ष है वो भारत की भौगोलिक सीमाओं में नहीं, भारतीय जो सांस्कृतिक बोध है वो उसमें लौटता है। और ये पुस्तक यात्रा को उपभोग से मुक्त कर अनुभूति, आत्म परीक्षण और सांस्कृतिक प्रश्नों का माध्यम बनाती है। और जब मंच पर हमारे अतिथिगण उपस्थित हैं तो मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करना चाहूंगी यश पब्लिकेशंस के निदेशक श्री जतिन भारद्वाज जी को। उनका से स्वागत, अभिनंदन। और सभागार में एक ऐसा व्यक्तित्व भी है जो आज के, जब मैंने ये कहा कि आज के हीरो हम सभी के अति प्रिय आदरणीय जोशी जी, तो जोशी जी को पावर देने वाली, एक तरह से पावर हाउस कर लें, श्रीमती मालविका जोशी जी, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां, स्वागत, अभिनंदन। मैं हमेशा कहती हूँ और आज फिर इस मंच से, चूंकि हम सब एक परिवार के रूप में यहाँ एकत्रित हुए हैं इस कार्यक्रम को मनाने, तो आप जो ऊर्जा जोशी जी को देती हैं वो उनकी लेखनी में साफ तौर पर दिखती है। उनकी जो ये सांस्कृतिक यात्रा है, जो आध्यात्मिक यात्रा है, जो साहित्य की यात्रा है, संगीत की यात्रा है, और हमने कई दफा कई मंचों पर आपको और आदरणीय जोशी जी को साथ पर नाट्य मंचन करते हुए भी देखा है, जो बहुत ही आनंददायक होता है। बहुत बहुत अभिनंदन आपका मैम। और अब कार्यक्रम को गति देते हुए मंच पर आमंत्रित करूंगी आज की हमारी विशिष्ट अतिथि सुश्री कायनात काजी जी को, जो डिजिटल युग में जहां यात्रा अनुभव तेज, दृश्य प्रधान और क्षणिक होता जा रहा है, वहां कायनात काजी यात्रा को पुनः संवेदनशील देखने, सुनने और समझने की प्रक्रिया के रूप में स्थापित करती हैं। उनका लेखन और दृष्टि समकालीन यात्रा संस्कृति को गंभीरता और मानवीयता प्रदान करता है, और उनकी उपस्थिति गूंजे देशराग को आज की पीढ़ी की दृष्टि से पुनर्पाठ करने का अवसर देती है। बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत है। नमस्कार। सभागार में उपस्थित सभी मेहमानों को बहुत बहुत नमस्कार। मंच पर आज मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ मंच साझा कर रही हूँ जिनसे मार्गदर्शन पाकर अपने करियर की शुरुआत की, और लगातार मार्गदर्शन मिलता है, ऊर्जा मिलती है। और जब भी कहीं पर मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं फंस गई हूँ, मुझे इस ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं देखूँ कि उनसे पूछूंगी
ऐसे में आप कैसे मैनेज करते हैं? तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस पुस्तक के लोकार्पण समारोह में मुझे डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी के साथ मंच साझा करने का अवसर मिला। यश पब्लिकेशन का धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद मैं दूँगी हमारे साथ बैठे हैं श्री व्योमेश मिश्र जी को, शुक्ल जी को, सॉरी। क्योंकि नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी साहित्य की छात्र होने के नाते उसके बारे में तो हम बहुत शुरुआती समय से पढ़ते आ रहे हैं, और एक एक अथाह सम्मान उस संस्था के प्रति शायद हम सबके मन में रहा होगा। और आज मेरा सौभाग्य है कि उसके प्रधानमंत्री हमारे साथ हैं और वो मेरे साथ मंच पर मौजूद हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद इतना सुंदर पैनल सजाने के लिए, और इस पुस्तक के माध्यम से आज हमें ये सुअवसर प्राप्त हुआ। तो आभार यश पब्लिकेशन का। पुस्तक के बारे में क्या कहूँ? जब मुझे यश पब्लिकेशन ने इस बारे में बात की तो मैंने कहा सबसे पहले मुझे पढ़ना है। तो वो लोभ था कि मैं पहले एक साँस में पढ़ डालूँ, उसके बाद हम जब जाएँगे लॉन्च के लिए, तो उससे पहले मुझे कुछ पता होना चाहिए पुस्तक के माध्यम से। जब मैंने पुस्तक पढ़ी, तो अब जैसा कि हमारी उद्घोषिका ने बताया कि आप जब यात्रा करते हैं तो आपको लगता है आप वहीं पर मौजूद हैं। ये जो भाव है ये पूरी पुस्तक में आपके साथ चलेगा। चाहे वो मंगोलिया की यात्रा हो, पेरिस की यात्रा हो, आपको वो महसूस होगा वहाँ पर होना। क्योंकि जो शब्द हैं, वो बहुत हल्के हैं और बहुत ईमानदारी के साथ लिखे गए हैं। जब पुस्तक शुरू होती है तो वहीं पर आप बात कर रहे हैं इस बारे में कि विदेश यात्राओं का जो योग है, अब तो लगता है कि अब तो विदेश यात्रा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन एक वो वाला दौर जो विदेश यात्रा के लिए पूरे खानदान में अगर कोई यात्रा करके आ गया, तो उसकी चर्चाएँ होती रहती थी, उसके द्वारा लाए गए सामान की बात होती थी। वहाँ से विदेश यात्राओं का एक आकर्षण, और फिर अब शायद हर मुझे नहीं लगता कि महीने में 2-4 बार की यात्राएँ नहीं होती एमएस की विदेशों की। तो वहाँ से लेके वहाँ तक का जो सफ़र है उसके बीच में जो एक मानवीय भाव है, जो एक सच्चाई है, स्पष्ट लिखने की, कोई भी बड़ी-बड़ी बात नहीं कही गई है। बहुत सरलतापूर्वक कि वो कितनी मुश्किल से यात्राओं के योग बने और फिर उसके बाद कहाँ-कहाँ लगभग पूरे विश्व में जाने का अवसर मिला। और उन यात्राओं में लोग कैसे मिले, उन लोगों के साथ खुले दिल से मिलना, उनके उनके जो व्यवहार है उसके बारे में बात करना, और इन सब के साथ धीरे-धीरे बड़े सरल भाव में, सहज भाव में जो एक भारतीयता है, एक हिंदुस्तानीपन है, उसके बारे में बात करना। एक संग्रहालय में गए हैं यूरोप में किसी देश में, और उस के बारे में जो एक उन्होंने प्रपत्र दिया है, उस प्रपत्र में वो हिंदी में अगर वो पढ़ने को मिल जाए तो कितनी खुशी होती है हिंदी वाले होने के नाते, ये मैं ही समझ सकती हूँ। क्योंकि हम विदेशों में जाते हैं और कहीं कोई अगर दूर से भी कुछ हिंदी में लिखा दिख जाता है या भारतीय रेस्टोरेंट दिख जाता है तो एक अलग ही कनेक्शन महसूस होता है। तो उस प्रपत्र को पढ़ना और हिंदी की सेवा का भाव अब इतनी कोर में है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसमें उसकी त्रुटियाँ ही ठीक कर दें। हिंदी दिवस के अवसर पर इससे बड़ा काम क्या हुआ कि आपने विदेश के किसी संग्रहालय के किसी हिंदी के प्रपत्र की त्रुटियाँ ठीक करके बाय मेल उसको भेज दी। तो ये भारतीयता है, इस पर एक जोरदार ताली हो जाती जी। क्योंकि मैंने पुस्तक पूरी पढ़ी है तो मैं सबके बारे में बात कर सकती हूँ, लेकिन एक और ज़्यादा समय नहीं लूँगी। अप्रवासी घाट, गिरमिटिया समाज कि उस पीड़ा को एक बहुत सटल तरीके से, बहुत ही सरल वे में, एक संस्मरण में किस तरह से बता देना कि यूनेस्को विश्व धरोहर ने भी उस पेन को, उस संघर्ष को रिकॉग्नाइज किया और एक अप्रवासी घाट के तौर पर उसको एक पहचान दिलाई। एक सांस्कृतिक पहचान, अपनी मिट्टी से जुड़े लोगों का दर्द को बहुत सरल भाव में उस एक संस्मरण में हमें देखने को मिलता है। तो ये एक कह सकते हैं, क्योंकि आप एक महान कथाकार के बेटे हैं, तो वो जो दास्तान गोई ही है, वो जो एकदम रेखा चित्र है कि दृश्य आपके सामने उभार देंगे, वो इस पुस्तक में आप लोगों को देखने को मिलेगा। एमएस की यात्राओं को मैं बहुत लंबे समय से
फॉलो करती हूँ सोशल मीडिया अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग माध्यम है कि आपको फ़ौरन पता चलता है कौन कब कहाँ है। तो एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता था कि इतने बड़े संस्थान की ज़िम्मेदारी का भार कि और उस संस्थान की काया पलटने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। उसके साथ में इतना लेखन, सतत लेखन सृजन टाइम कैसे मैनेज करते हैं? शायद हमें इसको याद ना हो मगर लास्ट टाइम हमने उनकी बुक लॉन्च पर ही मैंने उनसे एकदम साइड में आके पूछा था कि आप इतना लिखते कैसे हैं? कब लिखते हैं? ये सवाल शायद हर उस व्यक्ति के मन में होगा कि जो उनसे जुड़ा है, नज़दीकी से उनको काम करते हुए भी देख रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं फ्लाइट में बैठकर लिखता हूँ। लंबी फ्लाइट्स होती हैं तो उस मौके का फ़ायदा उठाता हूँ, वहाँ लिखता हूँ। टेक्नोलॉजी के साथ बहुत फ्रेंडली हैं तो मोबाइल पर ही लिख जाती हैं चीज़ें। तो हम जैसे नवागंतुक लोग जो कि साहित्य की दुनिया में बहुत नए हैं, हम लोग ऐसी बातों से प्रेरणा लेते हैं और ऊर्जा पाते हैं कि हम क्या बेहतर कर सकें। जो जो ऊर्जा हमें एमएस में नज़र आती है, जोशी जी में नज़र आती है, मैं उनको कभी-कभी बोलती हूँ आप सहस्त्र बाहु में हैं। वो इतनी सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, उनसे एक मीटिंग के लिए अगर समय माँगोगे तो उस 5 मिनट की मीटिंग में वो समय ज़रूर देंगे, लेकिन उस 5 मिनट की मीटिंग में 10 लोगों से को भी पैरेलली वो मैनेज कर रहे होंगे कि पार्लियामेंट की को सजाने का काम चल रहा है, लाल किले में काम चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी वो जो कामनेस है, वो संक्रमित होने वाली है और प्रेरणा लेने वाली है कि वो हम में आ जाए और हम भी उस पीस के साथ, उस कामनेस के साथ सृजन कर सकें, यात्राएँ कर सकें। और यात्रा लेखन जानकारियाँ का प्रसार करना नहीं रहा है अब क्योंकि अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ऑनलाइन नहीं है। अभी मेरा बेटा 8 साल का है, वो भी जेमिनी से पूछ लेता है सवाल कि ये कैसे? तो अब हर चीज़ का जवाब जेमिनी के पास है। जो भी लोग यात्रा लेखन कर रहे हैं, वो अगर वही चीज़ दे दे रहे हैं जो ऑलरेडी गूगल पर है, तो उसमें नया क्या है? तो नया सिर्फ बचता है भाव, जो लोगों के मनों में बसते हैं। हमारा उनके साथ जो लेन-देन है, जो अनुभव है। मैं खुद ये पाती हूँ कि मैं इतना लेखन मेरा होता है यात्रा से जुड़ा हुआ, लेकिन जो मैंने यात्राओं में अनुभव किया, शायद उसका 10% भी मैं शब्दों में उतार नहीं पाई, क्योंकि वो अनुभव बहुत बड़ा है। जोशी जी शायद सहमत होंगे इस बात से कि हम जो उसे जी रहे होते हैं, वो अनुभव इतना समृद्ध करता है, हमें हल्का बनाता है, सरल बनाता है, अनुग्रहित महसूस कराता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे सिस्टम में हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं है। जब आप लद्दाख जाइए, तो लद्दाख की जो सुंदरता है, जो आकाश का नीलापन है, जो विस्तार है, वो आपको महसूस कराता है कि आप इस पूरे इकोसिस्टम में बहुत ज़र्रा बराबर भी नहीं हैं, बहुत छोटे हैं। तो आपको विनम्र होने का सीख मिलती है इस प्रकृति से जब अपने नज़दीक से जुड़ते हैं। नदियों को जो देखते हैं, उनकी गति, उनका प्रवाह हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वैसा ही प्रवाह एमएस की यात्रा को देखकर मुझे हमेशा प्रेरित करता है कि लगातार बस यात्राएँ करते रहें, एक जगह से आए, दूसरे जगह का सूटकेस पैक करें और निरंतर यात्राएँ करें। ये पूरी पुस्तक विदेशों की यात्राओं पर केंद्रित है और मेरी बहुत सारी यात्राएँ विदेश में हुई हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा भारत भर में यात्राएँ हुई हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर के साथ जुड़ सकूँ, लोगों के साथ जुड़ सकूँ। बहुत कम चीज़ें ऐसी बची हैं जो कि डॉक्यूमेंट नहीं हुई हैं। ऐसे में हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है, जो एक्चुअल में हमारी असली पहचान है, वो अभी भी लोगों के दिलों में सुरक्षित है। अगर हम उनके पास बैठ सकें, उनको सुन सकें और उसे लिख सकें, तो शायद हम कुछ यात्रा संस्मरण में कुछ वृतांत में कुछ बेहतर, कुछ अनोखा दे पाएँगे। इसमें इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूँ। क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद कायनात काज़ी जी आपका अपने विचार हमारे समक्ष साझा करने के लिए। और अब उस क्षण पर हम पहुँचते हैं, जो इस आयोजन का केंद्र बिंदु है। मैं माननीय अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि गूंजे देश राग का विधिवत लोकार्पण करें, क्योंकि ये लोकार्पण एक पुस्तक का केवल एक विमोचन नहीं है, ये एक विचार, एक दृष्टि और एक सांस्कृतिक प्रश्न का सार्वजनिक होना है।
बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी हैं जो हम आदरणीय डॉक्टर जोशी से जानेंगे या फिर ये जो यात्रा है इसके पीछे, ये जो पुस्तक लिखी गई इसके पीछे की क्या यात्रा है और क्या कुछ भाव उस क्षण आपके भीतर आए, इतनी सहजता कैसे लिखने में, ये प्लान वे में है या ये आपका सहज भाव ही इस पुस्तक में हमें पढ़ने को देखने को मिलता है। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं बहुत ही आदर पूर्वक आमंत्रित करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री व्योमेश शुक्ल जी को। श्री शुक्ल हिंदी भाषा की ऐतिहासिक निरंतरता, उसकी वैचारिक जिम्मेदारियों और उसके सांस्कृतिक भविष्य के सजग चिंतक हैं। नागरिक प्रचारणी सभा काशी जैसे ऐतिहासिक संस्थान का दायित्व संभालते हुए आप भाषा को संग्रह नहीं, जीवंत बौद्धिक परंपरा मानते हैं और काशी की सांस्कृतिक स्मृति से जुड़ा आपका स्वर इस पुस्तक को भाषा और संस्कृति के गहरे संदर्भ में स्थापित करेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। आपका अभिनंदन। शुक्रिया संचालिका महोदया, हमारी सखी बहन कात्यायनी जी। बहुत तसल्ली की बात है कि वो बनारसी है। बनारसी रिश्ता भी जोड़ लिया। हाँ, हम लोगों ने जोड़ लिया। एक दुरभिसंधि में कार्यक्रम के पहले बस रिश्तेदारी ढूंढ ली। सम्माननीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, मंच पर विराजित डॉक्टर कायनात काजी जी, तो बेशक जिनके साथ इस जन्म वाला रिश्ता मैं नहीं ढूंढ पाया, लेकिन कोई तो रिश्ता है। हम लोगों का पूर्व जन्म के सिद्धांतों पर यकीन है। हमारे प्रकाशक मित्र यश पब्लिकेशंस के अधिष्ठाता जतिन जी, जिन्होंने बहुत दोस्ताना विमर्श करके ये कार्यक्रम तैयार किया है। मंच के नीचे उपस्थित हमारी मैम डॉक्टर मालविका जी, इस युगल जोड़ी के सामने तो मैं बड़ा ही नहीं हो पाया, इतना ही बड़ा रह गया जितना 12-14 साल पहले था। और रिश्ता ये है कि जैसे यशोदा उपालंब सुनती थी, वैसे ही इन दोनों मूर्धन्यों ने शिकायतें ज्यादा सुनी मेरी, लेकिन मुझ पर मेरे काम से मुतासिर रहे, इतना पता है मुझे। शब्दों में उसकी प्रशंसा हुई न हुई, उनके लिए इस बात का महत्व हो ना हो मेरे लिए भी नहीं है। मुझे पता है हम लोग थिएटर के लोग हैं, हम देह भाषा से जान लेते हैं। खग जाने खग ही की भाषा, तो दो पक्षियों की जबान इस एक पक्षी ने सुन ली। ये किताब है गूंजे देश राग। अब सवाल है कि आप इसे शुरू कैसे करते हैं। अगर कोई दुविधा हो, अगर कोई उभय संभव हो, आप दो मनोभावों के बीच में हो और सहसा इसे पढ़ना शुरू कर दें जैसे मैंने किया, तो मैं थोड़ा व्यस्त, थोड़ा हंसी ठट्ठे के मूड में, मतलब मेरे भीतर का लखैरापन जो है वो वर्तमान था इसे शुरू करते समय। तो ये डिस्क्लेमर मैं पहले दे दूं कि ये दो सांस में पढ़ी जाने वाली पुस्तक नहीं। आप दो सांस ले नहीं सकते, एक ही सांस में आपको पढ़नी होगी। आप बहुत सारी सीटिंग्स में बांट हैं, और वो पढ़ने वाले का गुण जाहिर है कि नहीं है, पढ़ा लेने वाले का गुण।
तो आप हंसते हुए अगर शुरू करेंगे तो आप गए काम से अंत तक हंसते ही रह जाए। और यहीं से वो सवाल शुरू होता है। रघुवीर सहाय ने अपनी पहली पुस्तक सीढ़ियों पर धूप में कहा है कि सबसे बड़ा आत्महनन जो किया जा सकता है, आत्महनन जो किया जा सकता है वो है लिखना। रघुवीर सहाय के लेखे लिखना आत्महनन है। तब मुश्किल इस बात की है कि हनन अगर स्पष्ट है हमारे मन में, तो आत्म क्या है? आत्म पर इतना विमर्श हुआ है भारतीय सभ्यता में जितना संभवतः ब्रह्म के अलावा और किसी पर नहीं हुआ हो। आत्मबोध पर न जाने कितने पोथे लिखे गए और वो सवाल बार बार हर युग में उठता है और बार बार उसे नई परिभाषा की आवश्यकता होती है। मैं मुक्तिबोध को याद करूंगा। मुक्तिबोध कहते हैं, लेखक का आत्म एक आभ्यंतरीकृत विश्व है, वह विश्व जिसे हमने आयत्त कर लिया, वही है लेखक का आत्म। कहने को तो कह देते हैं लोग, ये चरितार्थ कहाँ होता है? कौन सा ऐसा आत्म है जो दरअसल उतना ही है जितना कि विश्व उसके भीतर आभ्यंतरीकृत हुआ है? वो आप ये किताब पढ़ के प्रमाण की तरह देख सकते हैं। ये किताब इस धारणा का सबसे अकाट्य, सबसे ताजा और मौलिक प्रमाण है। अपने अन्यथा सेल्फ पर इतनी धूल डाली गई है साहब। व्यक्ति व्यंजक निबंध है, व्यक्ति अपना अनुभव बता रहा है, लेकिन आप जब तक अपने रिफ्लेक्सेस पर धूल नहीं डालते तब तक सामने वाले को स्वाद नहीं आता। जान देनी पड़ती है तब सामने वाले को स्वाद मिलता है। वो एक मुहावरा है ना कि खस्सी का जान जाए खवैया के स्वाद नहीं। तो खवैया को स्वाद आना पहली शर्त है ना। आप ये मत भूलिए कि आप एक परफॉर्मर का गद्य पढ़ रहे हैं, जिसके लिए उसका गद्य एक परफॉर्मेटिव आर्ट का भी है कहीं ना कहीं। तो वो तो प्रतिशुद्ध है कि आपको आनंद दे, आपको अनुभव दे, आपको अंतर्दृष्टि दे, आपको ठहर कर सोचने के लिए बाध्य करे। और ये कोई भी बड़ा लेखक, अच्छा लेखक करता ही है। लेकिन मैं वो बातें कहूंगा जो इस किताब के बहाने कही जा सकती हैं। हिंदी की मुख्य धारा का जो लेखन है, उसने इतने दायित्व अपने ऊपर उठा लिए हैं और वो इतना भीतर से महत्वाकांक्षी है, इतनी इतना दबाव अपनी कलम पर लेकर के वो शुरू करता है पहला वाक्य कि, और क्वालिफाई करने की इतनी ज्यादा वासना है उसके भीतर, जो मेयार है कि एक एक वाक्य, एक एक अनुच्छेद, एक अध्याय, अंततः पूरी पुस्तक न जाने कौन से निकषों पर क्वालिफाई हो जाए, जो बार है उसको कूद करके पार कर जाए। ये किताब ऐसा कोई प्रयास नहीं करती, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें ये उत्तीर्ण हो जाना चाहती हो। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात। अगर आप कोई, हम वही लोग हैं जो समाज में जातिवाद और छुआछूत का विरोध करते हैं और बुद्धि की दुनिया में एक मेरिटोक्रेटिक ऑर्डर बनाना चाहते हैं भीतर ही भीतर। तो जो सो कॉल्ड मेरिटोक्रेसी है, उसका अनजाने ही ये किताब अपनी गिलहरी गेंद शैली में बार बार उल्लंघन करती है। एक गद्य, आप सब लोग बहुत वाकिफ लोग हैं, भारतेंदु युग में हमारे अग्रज कवि मित्र कुमार अनुपम जी भी आके बैठे हैं।
भारतेंदु युग में के गद्य को मूल्यांकन में हंसमुख गद्य कहा गया। विजय शंकर मल्ल ने, मुझे लगता है 50 के दशक में उसे हंसमुख गद्य कहा और वो कॉइन कर गया वो शब्द। हंसमुख गद्य का चेहरा कैसा होता है हम ये भूल जाते हैं। एक गद्य है जो निहायत व्यंग्यात्मक होता है, राजनीतिक सामाजिक स्थितियों पर तरह तरह से व्यंग्य करते हुए बहुत डार्क ढंग से आगे बढ़ता है। मिसाल के लिए हरिशंकर परसाई का गद्य जो है उसकी अपनी जगह है। बाकी जो जीवन का मूलभूत उत्सव तत्व है, कहीं भी बिना किसी नकार के व्यंग्य करने की कला, बिना किसी को रिजेक्ट किए, या रिजेक्ट करना ना कहें तो सिलेक्शन और रिजेक्शन की पॉलिटिक्स में गए बिना जीवन के मूलभूत उत्सव तत्व पर इसरार करने वाला जो गद्य है वो है इस किताब में। आप पढ़ के देख सकते हैं, एकदम निर्लिप्त। एकदम निर्लिप्त का मतलब है कि दुनिया से इतनी संसक्ति है, अपने इमोशन की परवाह नहीं है। और इमोशन की परवाह कैसे नहीं है वो भी मैं चूंकि सुना के बता दूंगा। और हमारे यहाँ भाषा के आदर्श को लेकर के कभी कभी बात होती है। हम सब लोग एक अच्छा गद्य लिखने का स्वप्न देखते रहते हैं। एक सीधा सादा सरल वाक्य जिसमें असीम व्यंजना हो, जो समझ में आ जाए, जो धूप की तरह खिले, शाम को अस्त हो जाए, जो मनुष्य की तरह जीवन जीता हो, जिसके जीवन का अंत भी हो जाए तो कोई बात नहीं। बहुत रम के जीवन जीने वाला मृत्यु की परवाह नहीं करता। अमरत्व की आकांक्षा से नहीं लिखा गया है इसमें। इस किताब में वो जो हिंदी का रोग है, राज रोग, अमर हो जाने की आकांक्षा, वो कतई नहीं। ये मरण धर्मा पुस्तक है। और तितली के पंख की तरह तितली उड़ने लगे तो आप क्या कर लेते हैं। वसंत का मौसम है, कितना वो वसंत पंचमी के दिन होलिका गड़ जाती है तो मजाक शुरू हो जाता है, गाली गलौज भी शुरू हो जाता है बहुत सी जगहों पर। एक मोहल्ले की होलिका उखाड़ के दूसरे मोहल्ले में वीर बांकुरे ले जाने लगते हैं। शरीफ लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। ये किताब बिल्कुल अचूक ऋतु में आई है आपके पास। इसको पढ़ने का अगर कोई समय हो सकता हो तो यही है। कृपया इसे शिवरात्रि से होली के बीच में पढ़ लीजिए। इतना आनंद है उसमें। एक विदेश यात्रा का प्रसंग है, मैं अब ऐसे इधर उधर से बोलने लगा जो मैं नहीं चाहता था, कि वहाँ खाने की दिक्कत है और एक शाकाहारी आदमी कितना परेशान होता है वो बिना भोगे जो है उसका बयान नहीं किया जा सकता। उसको निराला कहते हैं ना, मरा हूं हजार मरण। विदेश में जो गति उसकी होती है, तो किसी देश के बारे में सर को बताया गया है कि वहां आप फंसेंगे, लेकिन इन्हें जैसा कि उत्तर भारतीय लोगों की खास बात है कि उनको लगता है कि सामने वाला कुछ ज्यादा ही हाँक रहा है, इतना नहीं फंस जाए। वहां जाते हैं और मांसाहार के अलावा कुछ उपलब्ध नहीं है और अंडे आए हैं, तो वो बहुत गोलियों के आकार के अंडे हैं, बहुत छोटे। तो इनसे पूछा जाता है कि ये आप क्यों नहीं खा रहे हैं। बहुत छोटे अंडे हैं, सामान्य अंडे मिले, मतलब छोटे अंडे हैं बहुत। तो अगले दिन जो अंडे आते हैं वो सामान्य अंडे से 3 गुना बड़े हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, हाथ से इतना बड़ा, करीब 3 गुना। तो वो भी सर नहीं खा पाते। तो उस दिन पूछा जाता है कि क्या हुआ, कि आज बहुत बड़े हैं। तो सर के जो सहकर्मी हैं वो बहुत अद्भुत बात कहते हैं। वो कहते हैं क्या इंसानों जैसे अंडे नहीं मिल सकते। हम लोगों ने इन सब बातों पे मजा लेना क्यों छोड़ दिया है। तो सर याद दिलाते हैं उनको कि यार इंसान अंडे नहीं देता। तो वो संशोधित करते हैं अपनी बात को। और गालिब कहे गए हैं ना, वो बाजीचा एक फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। तो ये तमाशा देखने वाली बात है।
और सबसे पहले और सबसे अनिवार्य तौर पर जिस चीज का तमाशा देखती है ये पुस्तक, वो है खुद सच्चिदानंद जोशी का, द सच्चिदानंद जोशी का। मैंने और आप सब लोगों ने मुझसे कहीं ज्यादा उनको काम करते हुए, उनको निरंतर व्यस्त रहते हुए, तमाम परियोजनाओं में आवागमन करते हुए देखा है। लगातार ऐसा करते हुए थोड़ा सा तो आत्ममोह होता, थोड़ा सा अगर होता तो इस किताब में पहला वाला अध्याय न होता, जो बिल्कुल पहला अध्याय है। थोड़ा सा भी अगर होता, और भी दृष्टांत हैं, वो पुस्तकेतर है लेकिन मैं सुनाना चाहूंगा। उसमें यह है कि विदेश जाने की स्पृहा है और विदेश जाना स्थगित हो रहा है। पहली बार जब पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, भोपाल से दिल्ली एयरपोर्ट पर, और सब जमा उमा लेते हैं अपना सामान कि अब बस वीजा मिलेगा और चल देंगे। तब तक इनके बॉस का, इनके वरिष्ठ का फोन आता है कि यार ये हो नहीं पाया। और वो इतने खलसुक के साथ बता रहे हैं, इतना आनंदित है बताने वाला कि तुम विदेश नहीं जा पाए, और हंसते हंसते, हंसी न रोक पाते हुए फोन रखता है। सर का क्या हाल है वो भूल जाइए। हम कितने प्रसन्न होने वाले लोग हैं अपने मित्रों की विफलता पर। हमारा समाज जो, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस का वो जो महान डायलॉग है ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं, राजकुमार हिरानी की उतनी थ्री इडियट्स का, कि दोस्त असफल हो जाए तो दुख होता है, दोस्त सफल हो जाए तो और भी दुख होता है। तो इसका उल्टा होता है, दोस्त निष्फल हुआ है तो उसकी प्रसन्नता वो बॉस रोक नहीं पा रहा है। और सर को क्या लगता है, क्या हम लोग हैं, देखिए हम ही लोग हैं। हमारा विषय आदिवास है, हमारा विषय वंचना है, हमारा विषय उत्पीड़न है। सवाल है कि ये जो हम जिसकी बात करते हैं वो हमको नहीं सुनता, वो अभी सुन पाने की स्थिति में नहीं पहुंचा है उस हद तक। इस देश में साहित्य का जो क्लाइंटेल है, जो पढ़ता है, वो मध्यवर्गीय व्यक्ति है। जो हमारा अपना जीवन है वो कैसा है, उसमें सर को लगता है कि उन्होंने कोई अपराध कर दिया है, और कैसे मुंह दिखाएं। तो कई दिन तक वो परिवार के कुटुंबियों से, जिनको बताया गया है कि विदेश जा रहे हैं, और अपने दफ्तर के, अपने विश्वविद्यालय के सहकर्मियों से मिल नहीं पाते कि अरे आज जा नहीं पाया। ये है भारत, ये है हमारा उत्तर भारत। ऐसे ही बना है, ऐसे ही रेशों से, ऐसी ही कमजोरियों से। फिर अगली बार भी ऐसा ही होता है। मतलब सर को ये लग जाता है कि अब हाथ में है ही नहीं है विदेश यात्रा का योग, तो उसको तोड़ने के लिए वो भूटान चले जाते हैं। सब परिवार जो है कि पासपोर्ट पे ठप्पा लग जाए, हाँ पनौती मतलब किसी तरह टूटे, तो भूटान जाता है परिवार। ये कैसा वर्णन। एक आजकल हम सब लोगों को सर धोखा होता है, पढ़ने के बावजूद धोखा होता है ससुर, कि वो ये लिट फेस्ट में एक तरह सेलिब्रिटी होने का जो एहसास है, उस पर एक सर का पीस है। आप लोग उसको ढूंढ के पढ़िएगा, वो संकलित नहीं है इस पुस्तक में। उसमें एक जगह सर लिखते हैं कि वो, जब वो कुछ बच्चे आके फोटो खिंचाते हैं ना आपके साथ, गेस्ट स्पीकर के साथ आपको एक बैज मिला होता है, तो उन्होंने आपका कोई भी कृतित्व पढ़ा नहीं होता। उस दिन उनका असाइनमेंट होता है, उनको दिया गया होता है कि ऐसे कम से कम 5 स्पीकर्स के साथ जाके फोटो खिंचाओ सब लोग। तो कौन लिखेगा, किससे आप उम्मीद करते हैं। वो एक शेर है ना दुष्यंत कुमार का, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो कुछ लोग हैं जो नंगे पांव अभी भी रंगमंच पर चढ़ते हैं जीवन में, और नाटक करते हैं। मेरे ख्याल से उनके भीतर के अभिनेता और रंग निर्देशक ने उनको इस जैसी आत्मनिर्मम यथार्थ चेतना दी है। आत्मनिर्मम यथार्थ चेतना, मैं बिंदुवार बोल रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, ये मत कहिएगा कि मैं इधर उधर की बातें कर रहा था। आत्मनिर्मम यथार्थ चेतना मैं बोल चुका, हंसमुख गद्य मैं बता चुका, तितली के पंख की तरह हल्का और निर्भर गद्य ये कह चुका,
जीवन का मूलभूत उत्सव तत्व ये कह चुका, बागीचा इत्फाल है दुनिया मेरे आगे उद्धृत कर चुका, तमाशे की तरह देखने वाली बात कह चुका, अधिकाधिक निर्मम और वस्तुनिष्ठ है। मैं ये देखना चाहता हूँ, अपने लिए बता रहे हैं या सामने वाले? मैं क्या दोनों काम माइंड कर रहा हूँ, चूता एक है साधे सब सधे। इमोशन पर धूल डालने वाली बात कह चुका, अपनी मध्यवर्गीयता पर असर्ट करते हैं, उसे छिपाते नहीं, और स्वप्न में भी उससे शर्माते नहीं। शर्म नहीं है अपनी कमजोरियों से, अपनी कमजोरियों को अपनी शक्ति में बदलने का उत्साह है, चेष्टा है, मिशन है। और जैसे एक जगह पे वो विडंबना का जब बखान करते हैं, वहां है पहचान इस समय की। जो टॉक्सिसिटी हम लोग इकट्ठा करते हैं, एक बात वो हुई कि सर लिखते कब हैं। मुझे फिर सर ने ही उत्तर दिया है कायनाथ जी को कि हवाई यात्राओं में। सर जोशी जी अपना उपचार करते हैं लेकर, लिख के स्वयं को स्वस्थ बनाते हैं उनको, और उनका लिखना बहुत दूर तक हमें स्वस्थ बनाता है। ऐसा लिखना चाहिए, कहीं मरहम लगे। उनको पता नहीं होता मरहम लग रहा होता। कोई बहुत बड़ी सांत्वना, जो इलियट इतने वर्ष पहले कह के गए, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, मैं तुम्हारे घाव पर मरहम लगा रहा हूं, ऐसा कहने से कोई मरहम नहीं लगता, कोई मरहम नहीं लगता। मरहम लग जाना चाहिए, बिना मरहम शब्द आए तब मरहम लगता है। यही कोरिलेटिव है ऑब्जेक्टिव का, कि जो कोरिलेटिव होगा हम वस्तु से समझ लें। इसी को मैं धूल डालना कह रहा था। शताब्दी एक्सप्रेस की बात की है एक जगह पर, कि वो लेनिनग्राद से सेंट पीटर्सबर्ग वाले रास्ते पर, अच्छा, वो जाते समय उस ट्रेन में जब जाते हैं तो वो ऐसी अधुनातन और इतनी समकालिक है कि सर को एहसास होता है कि हमारी शताब्दी ट्रेन ऐसी ही थी। शताब्दी से हम आ रहे हैं, कहाँ से कहाँ आ रहे हैं ये बताने की बजाय लोग बताते थे वो प्रतिष्ठा का और पहचान का सिंबल थी 80 के दशक में। फिर एक वाक्य है कि हमने अपने अपने प्रयोगों और अपनी रचना धर्मिता से उसको, उसका बेड़ा गर्क नहीं है, बहुत खूबसूरत शब्द है वो। वो वाक्य सुनाना पड़ेगा हमें, कैसे कहा जाता है। हाँ, लोग मैं ग्वालियर या झांसी से आ रहा हूं कहने की बजाय मैं शताब्दी से आ रहा हूं कहना ज्यादा प्रेस्टिजियस मानते थे। अब ये प्रेस्टिजियस को कैसे इस्तेमाल कर लिया, कितना आराम से। इसके बाद वाला वाक्य है, लेकिन हमारी प्रयोग धर्मिता और रचना धर्मिता ने उसका कबाड़ा कर दिया। हम लोग, फिर मुझे याद आता है पान की पीक के निशान, बहता हुआ पानी, बात बात पर लड़ते हुए लोग। एक जगह लिखा है कि वो ऐसे आजकल गाना बजाते हैं अपने मोबाइल का स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा के, कि अकारण ही अगल बगल वाले भी रंजित होते रहते हैं उन गानों से। वहां ऐसा नहीं है, वहां सही अपने सहयात्रियों के साथ उत्साह में कुछ तेज आवाज में बात करने लगते हैं। तो परिचारिका जो एक थानेदारिन जैसी स्त्री है, उसके पूरे श्रद्धा भाव के साथ, वो खतरनाक महिला है जो रख रखाव कर रही है ट्रेन का, वो आके कहती है कि कुछ स्थिति में बोलो। रूस की अपनी सभ्यता है, ट्रेन में चलने का वहां का शिष्टाचार है जो सर को नहीं पता है, लेकिन सर सीखते हैं। अच्छा, सर का जीवन, शायद लेखक का जीवन ऐसा है कि संयुक्त परिवार, प्रमोद से ही किसी ने पूछा एक साहित्य की डायरी में कि आजाद भारत की सबसे बड़ी दुर्घटना क्या है। सन 64 वगैरह की किताब है, मैं 62 की या 63 की। मुक्तिबोध कहते हैं संयुक्त परिवारों का विघटन।
ये किताब एक संयुक्त परिवार में रह चुके व्यक्ति ने लिखी है। संयुक्त परिवार जिसकी चेतना का अविभाज्य अंग है। क्योंकि जैसे बच्चों वगैरह पे उनकी जो निगाह है, बच्चे कैसे शोर मचा रहे हैं, एक जगह है उसी वाले संस्मरण में कि बच्चे ट्रेन की बीच वाली जगह में यात्रा की ऊब के प्रतिरोध में कुछ हंगामा करना चाहते हैं, कुछ कहर बरपा देना चाहते हैं, लेकिन उस स्त्री से डर रहे हैं जो सबको बिठा रही है, शांत रहने को कह रही है। अब सर को कैसे पता कि बच्चे क्या चाहते हैं? सर का भीतर का मन देखिए कैसा है। लेखक खुद कितना बदमाश है कि उसके भीतर कितनी, हाँ, थे गलत शब्द है बिना, हाँ, इतना वर्तमान है वो बदमाशी जो है कि थे उसके साथ सूट नहीं करेगा। अच्छा, एक खास तरह की बदमाशी के बिना न तो आप थिएटर कर सकते हैं और न तो गद्य लिख सकते हैं। गद्य जो है वो शराफत का से बनता नहीं है, उसमें जो क्रीड़ा वृत्ति चाहिए, मतलब कविता अगर मर्यादा पुरुषोत्तम है तो गद्य जो है वो लीला पुरुषोत्तम है। कुछ कृष्ण वाला तत्व आपके भीतर होना चाहिए। जहां वो बताने पर आ जाते हैं, जब उनको लगता है कि इस प्रसंग को बताया जाना चाहिए। हम लोग सब लोग जानते हैं, इंग्लिश विलो और कश्मीर विलो, दो लकड़ियों का इस्तेमाल क्रिकेट के बैट के लिए होता है मैम। और इन दो लकड़ियों के अलावा जितनी लकड़ियां हैं, इससे अच्छी हों या खराब हों, उनसे बैट नहीं बन सकता। ये बैट जो है पूरी दुनिया की ऋतुओं में, मौसमों में टेढ़े मेढ़े नहीं होते। तो जब वो वस्तु तथ्य का वर्णन करने पर आ जाते हैं, इतनी सादा, इतनी क्षिप्र और इतनी लोकतांत्रिक भाषा में वो अपनी बात आप तक पहुंचा सकते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता कि कुछ हो रहा है, बस वो आप जान लेते हैं। जो लेखक आपको बताना चाहता है वो आप जान लेते हैं। लेकिन यहीं पर एक सवाल भी है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, सर बहुत कुछ नहीं बताते हैं। जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें बहुत कुछ को छोड़ देते हैं। जैसे वही लेनिनग्राद से सेंट पीटर्सबर्ग वाली जो यात्रा है, उसको वो बहुत बड़ा कर सकते थे। वो ट्रेन में बैठने से पहले तक का जो प्रसंग है, वो आते हैं, ट्रेन में बैठने जाते हैं, उसमें अगर वो विस्तार धारिता करते तो पूरा का पूरा एक उपन्यास का एक अध्याय तो कम से कम बन ही जाता। वो नहीं लिखना चुनते हैं। ये जो किफायत शायरी है, ये जो मितव्ययिता है, ये गद्य की जान है। ये वो गद्य है मित्रों जिसमें ज्यादा आमंत्रण है। आमंत्रण तो बहुत है, इसी अर्थ में ज्यादा जोखिम है। ज्यादा आमंत्रित करता है तो ज्यादा जोखिम उठाता है, ज्यादा दुस्साहस है और ज्यादा वेद्यता है, ज्यादा वल्नरेबिलिटी। वो वो वेद्यता जो कि आप उसको पढ़ते हुए, मतलब ना, मुझे ऐसी रचना आजकल बहुत आकर्षित करती है जो हमारे भीतर ये हीन भावना ना भरे कि अब तो कुछ लिखा ही नहीं जा सकता, सब कुछ हो गया। ये रचना आपको प्रेरित करती है ये अनुभव करने के लिए कि आप भी कवि हैं, आप भी लेखक हैं, और इसी तासीर का अनुभव अपनी जीवन यात्रा में आपने भी किया है। हमने आंद्रे जीत के जर्नल्स पढ़ते हुए, हाथ में बियर का ग्लास लिए हुए, बाख और बाख्तिन को सुनते हुए वाले जर्नल्स बहुत पढ़ लिए मित्रों, बहुत पढ़ लिए। अब हमें हमारा यात्रा वृत्तांत चाहिए। ये हमारे देश का यात्रा वृत्तांत है। क्या बात है। तालियां एक बार और बनती हैं। मुझे इस तरह से इस भाव के साथ सब कुछ सामने रख दिया है। तो माननीय अतिथिगण, विद्वज्जन और यहाँ पर उपस्थित साहित्य साधक मित्रों, अब हम उस बिंदु पर
पहुंचते हैं जहां ये कार्यक्रम औपचारिकता से निकलकर स्वयं पाठ की आत्मा से साक्षात करता है। और अब तक जिन वक्तव्यों को हमने सुना, उन्होंने गूंजे देश राग को समकालीन यात्रा बोध, भाषिक चेतना और सांस्कृतिक परंपरा के संदर्भ में देखा। लेकिन किसी भी पुस्तक का सबसे प्रामाणिक क्षण वह होता है जब लेखक स्वयं अपने पाठ के सामने खड़ा होता है, बिना भूमिका के, बिना दावे के। और बहुत ही आदरपूर्वक मैं आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी को आमंत्रित करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे मन में एक श्लोक गूंज रहा है, आ रहा है। आप अनुमति दें तो पढ़ती जाती हूँ। सर बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा। विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो आइए इस डॉक्टर जोशी की इस यात्रा के सह यात्री बनते हैं। आप सभी को नमस्कार। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नागरी प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री मेरे अनुज, देश के ख्यात लब्ध लेखक, रंगकर्मी, कवि, विचारक उमेश शुक्ल जी, मेरी बहन, देश की सुप्रसिद्ध ट्रैवल ब्लॉगर। मुझे पता नहीं पिछली बार जब मैंने इनका परिचय पढ़ा शायद ये 2 लाख किलोमीटर तक चल चुकी है। पता नहीं और कितने लाख किलोमीटर की यात्रा हो गई। 3 लाख किलोमीटर जिस महिला ने यात्रा की वो एकल ऐसी हमारे देश की ख्यात लब्ध ट्रैवल ब्लॉगर कायनात फंसी। इस कार्यक्रम की सूत्रधार जो मेरे पीछे छिप गई है, मैंने चाहा था कि वो भी मंच पर हमारे साथ बैठे, पर उन्होंने आग्रह पूर्वक अपनी कुर्सी वहां से हटा ली। ऐसी कात्यायनी जी, हमारे प्रकाशक और इनके पिताश्री भी यहाँ बैठे हैं, आदरणीय शर्मा जी और जतिन जी और आप सभी मित्रों। सबसे पहले तो मैं बहुत भावुक हूँ कि इतने सुंदर शब्दों में उमेश जी ने और कायनात जी ने अपनी अपनी बातें कही हैं, और पता नहीं उन दोनों के इतने सुंदर वक्तव्यों के बाद मुझे कुछ कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। बहुत ही अच्छी बातें दोनों ने कही हैं। मैं सिर्फ छोटी सी बात कहता हूँ कि वक्त का पहिया कैसे घूमता है। उमेश ने तो बताया कि वो मुझसे और मालविका जी से शिकायत करते करते छोटे ही रह गए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो शिकायत करते करते इतने बड़े हो गए कि मेरे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे तो वो छोटे नहीं रहे, बड़े हो गए। ठीक है, अगर इस बात को अन्यथा न लिया जाए तो मेरा आग्रह है इस पुस्तक का मुखारबन प्रधानमंत्री करें। तो नागरी प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री वक्त का पहिया ऐसे भी घूमता है कि मुझे अच्छी तरह याद है, और शायद इस बात की गवाही ये पढ़ने जरूर देंगे कि जब मैं दिल्ली नया नया आया था तो कनॉट प्लेस पर एक पुस्तक के लोकार्पण में मैं पहली बार गया था। संभवतः दिल्ली में मेरा वो पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। पुस्तक थी कायनात वाली की, इसके लोकार्पण में मैं गया। तो वक्त का पहिया ऐसा घुमा है कि आज मेरी पुस्तक के लोकार्पण में कायनात जी नीचे चली थी। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वक्त बहुत तेजी से चलता होता है। हमारे आपके जैसे कुछ लोग हैं जो उस गति को थाम कर थोड़ी देर के उसे अपने पास बैठा लेते हैं और वक्त के साथ थोड़ी सी बात करते हैं। और जो वक्त के साथ थोड़ी सी बात करते हैं वो फिर वो चाहे कविता के माध्यम से हो, कहानी के माध्यम से हो, इस तरह के छोटे छोटे संस्मरणों के माध्यम से हो, कोशिश ये करते हैं कि वो बात दूसरों तक भी पहुंचे, कम से कम ऐसे लोगों तक जो हमारी ही तरह सोचते हैं। इससे पहले मैं आगे कुछ बात करूँ, छोटा सा एक संस्मरण और हमारे बचपन को सुनने चलता हूँ कि मेरी माँ जो है बहुत शौक रखती थी कि हमारे बच्चे अच्छा साहित्य पढ़ें। इसलिए जब हम छोटे गांव में थी, जोरा जैसे छोटे गांव में जहाँ पुस्तकें आना बहुत मुश्किल था, वहां भी वो पुस्तकें ला के हमको खुद पढ़ के बताती थी और पढ़वाती थी। और सिर्फ वो उसमें कथा साहित्य या
कहानियाँ जो उपन्यासी लिखते थे उसमें अलग-अलग तरह का साहित्य होता था, जैसे प्रवास वर्णन, यात्रा। तो हिंदी के तो यात्रा वर्णन हमने बहुत कम पढ़े, लेकिन मराठी के हमने कई सारे यात्रा वर्णन। और उन दिनों में मैं जब बात कर रहा हूँ सन 1971-70 के दशक की, 75 के दशक की, उन दिनों इंग्लिश जाना बहुत बड़ी चीज़ होती। तो उस समय ये तमाम लेखक अपने प्रवास वर्णन, यात्रा वर्णन लिखते थे और हम उनको पढ़ते। तो भले ही हम उन देशों में गए नहीं हों, लेकिन उनके बारे में बहुत अच्छी खासी जानकारी हमारे पास होती थी। मराठी के बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं पू. ल. देशपांडे, आप सभी जानते हैं। तो उन्होंने एक प्रवास वर्णन लिखा जो भारत के पूर्वी देशों का है, जो पूर्व की तरफ भारत के देश हैं। तो उसका उन्होंने शीर्षक दिया पूर्वरंग, यानी पूर्व के देशों की यात्रा। और वो आमतौर पर ऐसे देशों की यात्रा थी, ये मैं बात बता रहा हूँ 1970 से 75-80 के बीच में। तब तो शायद बहुत कम लोगों को भारत के पूर्व में कौन कौन से देश हैं इसकी कोई जागृति भी होती। फिर उसके बाद उन्होंने पश्चिम के देशों की यात्रा की, विशेषकर अमेरिका और यूरोप में, इंग्लैंड में। तो फिर उन्होंने उस प्रवास वर्णन का नाम दिया अपूर्वाई। तो अपूर्वाई का मतलब तो पूर्व रंग और अपूर्वाई से लोग जोड़ते हैं, लेकिन उसका शीर्षक अपूर्वाई इसलिए नहीं था। अपूर्वाई का मतलब होता है ऐसी कौन सी बड़ी बात कर ली। तो उनका कहने का मतलब था कि पश्चिम में तो सभी लोग जाते हैं, तो तुमने ऐसी कौन सी अपूर्वाई कर ली, ऐसा कौन सा बड़ा काम कर लिया जो इसका प्रवास वर्णन नहीं किया। तो वो बात कहीं मेरे दिमाग में, मेरे अचेतन में कहीं दर्ज हो गई थी कि जब कभी भी तुम प्रवास वर्णन लिखोगे तो क्या अपूर्वाई करोगे। बहुत लोग चले गए, फिल टावर सबने देखा है, लंदन की टेम्स नदी का ब्रिज सबने देखा है, अमेरिका में जाओगे तो सबने देखा है शिकागो, तो क्या तुम ऐसा बड़ा क्या करोगे। तो मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि प्रवास वर्णन तो ऐसा नहीं लिखूंगा जैसा मैं लिखता रहा या सोचता रहा। फिर उसके बाद वो हादसा हो गया जो जिसका जिक्र उमेश जी ने किया, कि वो लगा कि शायद विदेश यात्रा कभी हमारी किस्मत में होगी ही नहीं, ऐसे भी हादसे होने लगे। अंततः मेरे बड़े बेटे ने कहा कि हमारे पासपोर्ट के बिना ठप्पी नहीं मर गए। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, हम सब लोग भूटान। और कलकत्ता में जब हम लोग इमिग्रेशन में गए तो वो काउंटर वाले ने हंसते हुए कहा कि इसमें पासपोर्ट की जरूरत नहीं, आप बिना पासपोर्ट के भी जा सकते हैं। तो हमें बहुत गुस्सा आया, हमने कहा नहीं, फिर भी आप ठप्पा लगे, क्योंकि हमें हमारे पासपोर्ट पे ठप्पा चाहिए। तो फिर हम उस ठप्पे के साथ गए। तो जो लोग सरकारी महकमे से हैं या जिनको सरकारी यात्रा करने का अनुभव है, तो ये भी बात मालूम हो, जब तक आप हवाई जहाज में बैठ नहीं जाते तब तक आप किसी को ये ना बताइए कि हम विदेश यात्रा कर जा रहे हैं। आप कब उतार दिए जाएंगे आपको मालूम, क्योंकि मैं तो फिर भी घर से ही बाहर नहीं निकल पाया। मेरे कई मित्र एयरपोर्ट से भी लौट आए। अभी कात्यायनी जी मुझसे पूछ रही थी कि इस किताब के बारे में मैं आपसे क्या पूछूं। मैंने कहा एक हादसा है जो आपके बिना पूछे ही मैं आपको बता दूंगा, और वो भी अभी हादसा हुआ। वो इतना मजेदार हादसा हुआ कि तुमको हमारी यात्रा को एक दिन पहले कर्टेल करके आना पड़ा, दर्दनाक तरीके से। तो सब पूछते थे कि भाई तुम तो 3 दिन के लिए गए थे, 2 ही दिन में क्यों आ गए। अब मैं किस किस को क्या क्या बताऊं कि भाई मैं 2 दिन में क्यों आ गया, क्या सरकारी लोचा हो गया। और अच्छा खासा जो व्यक्ति एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठ के जिसकी सीट बुक थी, उसे इकोनॉमी क्लास में बैठ के खाते हुए आखिरी सीट पर, वो भी बुकिंग क्लर्क की मेहरबानी से, उसने कहा कि जब सारे चेक इन कर लेंगे फिर जगह बचेगी तो मैं तुम्हें दूंगा। इस जलालत से कि ये मुझे आना पड़ा, ये भी लड़की का। तो इसलिए सरकारी यात्राओं में आप कभी इस बात पर गुमान मत कीजिए कि हम विदेश जा रहे हैं और जा ही रहे हैं। आप कभी घबराए जा सकते हैं। इसलिए ये प्रवास वर्णन, ये यात्रा वर्णन उस तरह से नहीं लिखा गया, इस तरह से लिखा गया चाहिए। और मेरा वैसा कोई आग्रह भी नहीं था कि मैं यात्रा वर्णन लिखूं, कि वो सारी चीजें जो मैं बताने वाला हूँ या जो इसमें लिखी जा सकती है पहले से सबको मालूम है। अगर नहीं भी मालूम रहती है तो आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा सक्षम हो गई है कि वो सब चीजें आपको बता देती है। मेरे दोनों बेटे अभी तक अमेरिका नहीं गए हैं, पर वो किसी कार रेस की बात करते हैं तो ऐसी बात करते हैं जैसे न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन की सड़कों पर बहुत। तो मैं कहता हूँ भाई तुम तो कभी गए नहीं, मुझे वहां से कैसे जाएंगे, वहां स्क्वायर आता है, फलाना आता है, वहां कैसे आता है। एक बाप रे, तो सब मालूम है।
तो कहने का आशय ये कि आप ऐसा क्या बता रहे हैं? लेकिन वहाँ जाकर जब आप विदेश में कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं जो आपको कहीं छू जाती है, कहीं आपको प्रभावित करती है, कहीं आपको प्रेरित करती है, कहीं आपको अंदर से हिलाती है, तो लगता है कि शायद इस बात को लिखा जाना चाहिए। और मैंने इसलिए आप अगर इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो कोई सिलसिलेवार प्रवास वर्णन नहीं है कि यात्रा का पहला दिन, यात्रा का दूसरा दिन, ऐसा कुछ भी नहीं। कई बार लोगों को ये भी भ्रम होता है, चूँकि मैं बहुत बार यात्रा वर्णन तब लिखता हूँ जब मैं यात्रा से लौट आया रहता हूँ या दूसरी जगह गया रहता हूँ। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि जब मैं मंगोलिया से लौट कर आ गया, तो कहीं और की यात्रा पर था, तो मैंने मंगोलिया का यात्रा वर्णन तो किसी ने पढ़ा और मालविका जी को फ़ोन किया कि तुम्हारे पतिदेव तो मंगोलिया में हैं। तो मालविका जी को और शंका हुई कि मुझे तो जापान बता के गए थे, ये मंगोलिया कैसे चले गए? क्योंकि उन्होंने तब तक फ़ेसबुक पढ़ा नहीं था। फिर मुझसे बोली कि भाई कम से कम तुम जहाँ जाया करो वहीं का तभी कर लिखा करो। ये तुम्हारे कारण बहुत सारे भ्रम पैदा हो जाते हैं। लेकिन आशय इसका ये नहीं है कि मैं प्रवास वर्णन लिखूँ। आशय इसका ये है कि वहाँ से जो जीवन के छोटे-छोटे तत्व हैं, कोई अलग सी बातें हैं, वो अगर हमको कहीं छूती हैं, क्या हम उनको अपने साथ ला सकते हैं? क्या हम उसे आपके साथ साझा कर सकते हैं? खान-पान है, वेशभूषा है, रहन-सहन है, अपने तौर-तरीके हैं। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको छूती हैं। जैसे आपको एक बात बताऊँ कि मैं पहली बार पेरिस गया मेरी सहेली अचल पंड्या जो बेल्जियम सीए में है उनके साथ। वो चूँकि पेरिस 2-3 साल रहे थे और वहाँ पढ़ाई की, उनकी शादी वहाँ हुई। तो उनके लिए पेरिस ऐसे ही था जैसे हमारे लिए ग्वालियर इंदौर हो। उन्होंने उन्होंने मुझसे मैं बड़ा थोड़ा-सा खौफ़ज़दा था कि पहली बार जा रहा हूँ। कहा कि नहीं सर आप घबराइए मत मैं आपकी सारी व्यवस्था कर दूँगा। तो एयरपोर्ट पर लेने उनकी एक मित्र आई, उनका नाम थेरेस था बहुत बढ़िया। और हम तो दिल्ली बम्बई में कल्पना नहीं कर सकते कि आपको एयरपोर्ट पे कोई लेने आएगा। सच में एयरपोर्ट पर लेने आए तो सिर्फ़ लाके उन्होंने वहाँ नहीं छोड़ दिया जहाँ छोड़ना चाहिए। इन्होंने अचल ने कहा कि मैंने हमारे ये जो सर हैं ये तो पहली बार पेरिस आए हैं, तो कहा मैं आपको पेरिस ही घुमाने वाली हूँ। उन्होंने मुझे पेरिस घुमाया और फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको मोपरनास टावर में लंच कराऊँगी। मोपरनास टावर पेरिस की सबसे ऊँची बिल्डिंग, उसकी टेरेस पे ले जाके उन्होंने दोपहर को इतना महँगा हमको लंच कराया। कौन आपको अपेक्षा करता है कि पेरिस में आपको कोई इतना आतिथ्य देगा? अंतिम दिन जब हम पेरिस की यात्रा समाप्त कर नहीं, बीच के 1 दिन और आई और बोली कि मैंने उनको कहा कि मुझे रात में एफिल टावर देखना है जो जगमगाता है। तो एक दिन रात को 8:30 बजे आई कार लेकर और उन्होंने लगभग 4 घंटे हमारे साथ बिताए, कार में घुमाया और वहीं वो एक जब वो इस टनल से जा रही थी, जाते-जाते उन्होंने कहा कि इस टनल में डायना की मृत्यु हुई थी। हाँ, तो हम चूँकि डायना के काफ़ी फैन थे सर संकोच में क्यों बोल तो तो हमने कहा ये बात आपने बड़ी देर में बताई, हम तो निकल गए। तो बोली कि क्यों? तो मैं 1 मिनट वहाँ रुकना चाह रहा हूँ। बोली वहाँ उस टनल में रुकने तो नहीं दिया जा सकता। फिर क्या करें? बोले रुकिए मैं फिर कुछ इंतज़ाम करती हूँ। फिर वो गईं, एक लंबा चक्कर लगा के बहुत दूर से करीब 3-4 किलोमीटर फिर से वहाँ। फिर बोली मैं क्या करूँगी टनल में बहुत धीमे कर दूँगी गाड़ी। तो आपको जो कुछ भी श्रद्धांजलि देना है दे दीजिए। मुझे मुझे वो बात बड़ी छू गई। मुझे लगा कि देखिए आपके आपका मन रखने के लिए कोई व्यक्ति अपने आप को कितना एक्सटेंड कर सकता है। तो हमको लगता है आदरातिथ्य का सारा ठेका हमने भारत में ही लिया हुआ है। नहीं, विदेश में भी लोग आपके लिए उतना ही आदर, उतना ही आतिथ्य करते हैं। तो ये बात छूती है मन। अगर ये बात छूती है हमको तो लगता है कि आपको भी कुछ करें। अब जैसे ये एक जापान में एक प्रसिद्ध स्क्वायर है। कौन सा स्क्वायर है वो? उसकी कहानी मैंने लिखी है। उस चौराहे से 5,000 लोग 1 मिनट में इधर से उधर हो जाते हैं। शिबुया, शिबुया। तो 5,000 लोग 1 डेढ़ मिनट में जो क्रॉसिंग होता है 8 जगह से ना 10 जगह से सब गाड़ियाँ भी, लोग भी सब चले जाते हैं। कोई किसी की धक्का-मुक्की नहीं होती, कोई नहीं कहता किसी से कि अबे देख के चल, कोई किसी से नहीं कहता तेरे बाप की सड़क है क्या, कोई कुछ नहीं करता। चुपचाप भैया आदमी के इधर से उधर हो जाते हैं।
हमारे यहाँ साधारण सा जेब्रा क्रॉसिंग है तो उसमें पता नहीं लट्ठमारी हो जाती है कि तू पहले निकल रहा है कि मैं पहले निकलूं, तू पहचानता नहीं मैं कौन है। हमारे दिल्ली का तो फेवरेट डायलॉग, तू पहचानता नहीं मैं कौन हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि इतना इतना सुंदर सारी चीजें होती हैं, क्या उसके बारे में हमको नहीं लिखना चाहिए? क्या हमको उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? तो ऐसी बहुत सारी बातें जो मन में थी, उन सारे संस्मरणों को एक साथ करके मैंने लिखने की कोशिश की है। बहुत सारे विशेषणों का रमेश जी ने प्रयोग किया। मुझे नहीं मालूम कि कितने विशेषणों के लिए मैं क्वालिफाई करता हूँ, नहीं करता हूँ। और ये सोच के लिखा भी नहीं। मैंने सच में ये सोच के नहीं लिखा कि ये कोई गद्य है और ये कालजयी गद्य है और ये मेरे मरने के बाद भी पढ़ा जाए। जीते जी लोग पढ़ नहीं पा रहे, मरने के बाद की क्या है? भैया जीते जी पढ़ लो तो लेखक को संतोष हो। तो जो लेखक गुजर गए उनके ऊपर पीएचडी करके उन्हें तो पता ही नहीं लग रहा कि क्या हुआ, है कि नहीं? वो कालजयी लेखक थे, जिए जब जिए तो आपने उनको इतनी दरिद्रता में रखा, उनके बारे में पूछा नहीं। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, पर इतनी दरिद्रता में वो लेखक जी जी के चले गए, किसी ने उनकी तब खोज खबर नहीं ली। और अब सब उनके कथ्य पे और गद्य पे और काव्य पे कालजयी कृतियां बने बैठ के अपनी रोटियां सेकते हैं। भैया लेखक को जीते जी सम्मान करो तो उसको भी थोड़ा सा संतोष हो जाए कि भाई कम से कम मेरा लेखन किसी ने पढ़ा। तो मैं बिल्कुल कालजयी रचना लिखने के भ्रम में नहीं हूँ, कोई कालजयी रचना लिखने की इच्छा भी नहीं है। आज का लिखा अगर कल पढ़ लिया जाए, परसों उस पर चर्चा की जाए तो भी मेरे लिए बहुत है। इतना ही साधने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। और इस गद्य के माध्यम से भी मैंने इतना ही साधने का प्रयास किया। और इसलिए मेरे को लगा कि ये जो बात है वो कहनी चाहिए। एक बहुत मजेदार सी बात है, कह के समाप्त करता हूँ, बहुत बोझिल बात नहीं कहता। और गूंजे देश रात का समापन में थोड़ा सकारात्मक ढंग से होना चाहिए, ये मैंने जाना जरूर, लेकिन मुझे कहीं कहीं लगा कि कोई संदेश मिलेगा, मुझे सब भेंट दे देना चाहिए। तो इसका एक छोटा सा लेख है जिसको मैं पढ़ता हूँ। इसका शीर्षक है हम तो ऐसे ही भैया। अजरबैजान की 7 दिन की यात्रा की समाप्ति इंडिगो की फ्लाइट से हुई। रात 1:45 को चलने वाली फ्लाइट 1 घंटे देरी से थी। बाकू से दिल्ली की ये सीधी फ्लाइट थी, इसलिए लगभग सभी यात्री इसमें भारतीय थे। वे लोग जो 5 दिन या 7 दिन अजरबैजान में शानदार छुट्टियां मनाकर लौट रहे थे, इस फ्लाइट में सवार थे। अभी सब लोग बैठ ही रहे थे कि झगड़े की जोरदार आवाज सुनाई दी। रात का सुरूर हो या सफर की खुमारी, फ्लाइट में सीट को लेकर दो मातृशक्तियों में झगड़ा हो गया। आरंभ में तो आवाज की ही गर्मी थी, धीरे धीरे वो गर्मी वाक्य प्रयोगों में दिखने लगी और एक दूसरे की माता बहनों का उद्धार होने लगा। 5-7 दिन तक सॉरी, थैंक यू आर वेलकम के आवरण एक झटके में उतर आए और इतने दिन तक दबा छुपा कर रखी हुई देसी गालियां एकदम खुलकर अभिव्यक्त होने लगी। मातृशक्ति से बात पितृशक्ति पर आ गई और कमीज की बाहें चढ़ने लगी। अंततः परिचारिका को सुरक्षाकर्मी को बुलाना पड़ा। 2 अजरबैजानी सुरक्षाकर्मी आए और उन्होंने अपने देश की ठेठ भाषा में समझाइश देकर ये सब होते हुए याद आया कि चेक इन काउंटर पर पंक्ति की शुरुआत में इंडिगो के कर्मियों ने एक बोर्ड टांगा था जिसमें यात्रियों को संयत व्यवहार की हिदायत दी गई थी। तब ऐसे ही उसकी तस्वीर ले ली थी मनोरंजन के लिए। पता नहीं था कि ये तख्ती अनुभव के आधार पर नहीं। वैसे ऐसा ही अनुभव वियना की दिल्ली एयर इंडिया की फ्लाइट से लौटते समय हुआ। विदेश में अपनी एयरलाइंस के ज्यादा कर्मी नहीं होते, वहां अपने काउंटर भी ढूंढने पड़ते हैं। एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का काउंटर पूछने पर वहां के कर्मी ने हंसते हुए कहा, वहां जहां सबसे ज्यादा उत्तेजित भीड़ हो वही एयर इंडिया का काउंटर होता है। सुनकर बुरा जरूर लगा, लेकिन देखने पर समझ में आया कि उसने ऐसा क्यों कहा था। एयरपोर्ट ही क्यों, होटल में भी तो हम अपनी सार्वजनिक मस्ती से बाहर नहीं आते। अजरबैजान यात्रा के दूसरे पड़ाव में हम गबाला में थे। वहीं हमारे टूर ऑपरेटर ने एक रात के लिए ही सही बेहद शानदार होटल में हमारी व्यवस्था की थी। सुबह हमने ब्रेकफास्ट का स्प्रेड देखा तो चकित रह गए। एक से एक बढ़कर चीजें थी। हम हौले हौले उसका आनंद ले ही रहे थे कि एक बड़ा सा जत्था वहां आया। जत्था क्या था, मानो दिल्ली का पंजाबी बाग ही उठकर यहाँ आ गया। ओ जी इत्थे आओ, हाँ जी चावला जी कितने, मुंद्रा जी वो खन्ने किधर गए, जैसी आवाजें आने लगी। क्षण भर में ही जगह का माहौल बदल गया।
एक साहब सब चीजों को वहीं से बुफे में खड़े खड़े टेस्ट करके सबको एक एक चीज का स्वाद बता रहे थे और समझा रहे थे कि कौन सी चीज अपने खाने लायक है। दूसरे साहब ने टोस्टर पर कब्जा जमा लिया और वो अपने समूह के लोगों को टोस्ट बनाकर देख रहे थे। एक भाभी जी ने सब्जियों के काउंटर पर अपनी कंसल्टेंसी शुरू कर दी थी। होटल का वो रेस्टोरेंट काफी बड़ा था, लेकिन वो भी छोटा लगने लगा। कुछ दूसरे देश के लोग असहज होकर बाहर गार्डन में कुर्सी पर बैठ गए। कुछ इसी प्रतीक्षा में डटे रहे कि बुफे के स्प्रेड से थोड़ा दिल्ली का कब्जा हटे तो वो कुछ खा ले। अंततः होटल कर्मचारियों को ही उनकी मदद के लिए आना पड़ा। स्प्रेड पर से दिल्ली का कब्जा तो वे नहीं हटा पाए, बस इतनी जगह बना पाए कि दूसरे लोग भी एक आध चीज ले सकें। ऐसे नहीं, ऐसे अनेक अवसर हम सबकी यात्राओं में आए होंगे, जब हम अपने ही देश के कुछ लोगों के ऐसे व्यवहार के कारण शर्मिंदा हुए हों। लेकिन जो लोग सोचते हैं ये अपन तो ऐसे ही हैं, उसका क्या इलाज हो सकता है? खैर छोड़िए ये सब बात। कबालक में नाश्ते की टेबल पर सूझी एक कविता का आप लुत्फ लीजिए। ये भी जान लीजिए कि ये सब नाम काल्पनिक हैं। आप उनकी जगह हमारा और आपका नाम भी डाल सकते हैं। गबाला के होटल में मिल गए गबाला के होटल में मिल गए दिल्ली के चोपड़े और भल्ले। होटल की व्यवस्था गई भाड़ में, हो गई हमारी तो बल्ले बल्ले। आवाज लगाकर जोर कर खन्ने ने जो पुकारा चावला को, पहुंची आवाज डॉली पिंकी तक, गया सिग्नल पंजाबी बाग। सलामी सॉसेज में ढूंढ रहे थे खाना शाकाहारी। सलामी सलामी सॉसेज में ढूंढ रहे थे खाना शाकाहारी। खा के टिकिया मक्खन की बोले, हमारी तो परोठों की बलिहारी। साथ में अगर न लाई होती चड्डा भाभी, अचार परोठे घर के। साथ में न लाई होती चड्डा भाभी, अचार परोठे घर के। भूखे प्यासे ही रह जाते सारे बाशिंदे दिल्ली शहर के, सारे बाशिंदे दिल्ली शहर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस बहुत आत्मीय कार्यक्रम में आप सब लोग आए और इन सब की बातें ध्यान से सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद।